गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग देख चुके थे। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसी के बेसिस पे एक अपना एटॉमिक मॉडल दिए। उसी मॉडल को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आज हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ही बारे में सीखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहता क्या है। इसी मॉडल को हम लोग न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के भी नाम से जानते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट Rutherford's proposed model of the atom which is known as nuclear atomic model। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड एक अपना एटॉमिक मॉडल दिए। उस मॉडल को हम लोग न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के भी नाम से जानते हैं या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के भी नाम से जानते थे। इस मॉडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पहला पॉइंट में क्या कहता है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इनका कहना था कि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ही बताए थे। न्यूक्लियस में ही किसी भी एटम का सारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। आगे क्या कह रहा है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज न्यूक्लियस। कह रहा है कि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। अब एक यहाँ पे एक नया टर्म यूज किए न्यूक्लियॉन्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि न्यूक्लियॉन्स होता क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, आप यही जवाब देंगे कि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय दीज न्यूक्लियॉन। कहता है कि किसी भी एटम का जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी एटम का मास जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट एटम का मास नंबर है सो डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड भी है सो डिफरेंट होगा। अब मैग्नीट्यूड जब डिफरेंट होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका मास भी है सो डिफरेंट होगा। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। कह रहा है कि एंड इज ओनली ए माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। कहता है कि एटम का जो टोटल वॉल्यूम है उससे अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है बहुत ही स्मॉल होता है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ एन एटम। एटम का जब डायमीटर का ऑर्डर जो आप निकालेंगे तो वो हो जाता है 10 टू द पावर -10 मीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होगा तो आपको बोलना होगा 10 टू द पावर -10 मीटर। और न्यूक्लियस का अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस का डायमीटर का ऑर्डर क्या होता है तो न्यूक्लियस का डायमीटर का ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, या उसी को हम लोग कहते हैं 1 फर्मी। तो जिस तरह से अभी आपसे पूछे कि अगर कोई आपसे टीचर पूछ दे कि अच्छा बताओ 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, तो आप क्या कहेंगे, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एफएम लिखा हुआ है। एफएम का मतलब होता है फर्मी।
किसी भी एटम के न्यूक्लियस को जब मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट जो होता है फर्मी, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एफएम। तो अगर कोई टीचर आपसे पूछ दे कि 1 फर्मी इक्वल टू कितना मीटर, तो आपको जवाब देना होगा 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि दो चीज देखिए नया है, एक तो आपका आ गया कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 10⁻⁻10 मीटर, और 1 फर्मी इक्वल टू कितना मीटर, तो 1 फर्मी इक्वल टू है 10⁻⁻15 मीटर। एक और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को ना ऑर्डर नहीं समझ में आता है। मल्टीपल चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चंस में रहेगा, बोलेगा कि इसका क्या ऑर्डर है। तो बात को समझिए, अगर कोई आप कैलकुलेशन करते हैं और इस तरह से वैल्यू आ गया 10⁻⁻13 मीटर, ठीक है, तो आपसे अगर पूछ दे कि उसका ऑर्डर क्या है, तो 10 पे जो पावर होता है ना उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। यानी कि 10⁻⁻13 मीटर जो आया यही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि अगर आपसे एटम का ऑर्डर, डायमीटर का ऑर्डर पूछा जाए, एटम का डायमीटर का ऑर्डर पूछा जाए, तो क्या होगा 10⁻⁻10 मीटर, या उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। और अगर न्यूक्लियस के डायमीटर का ऑर्डर पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 फर्मी। और देखिए इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एफएम इज कॉल्ड फर्मी। एफएम को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का जब हम लोग डायमीटर का मेजरमेंट करेंगे तो उसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग फर्मी कहते हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस में कभी कभी पूछ देता है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस का जो डायमीटर या न्यूक्लियस का जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो उसका यूनिट क्या होता है, तो आपको जवाब देना है फर्मी। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग न्यूक्लियस का डायमीटर हम लोग निकालेंगे और किसी भी एटम का डायमीटर का ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए अभी आपको बताया गया कि एटम का डायमीटर का जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसी को अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि सेंटीमीटर में क्या होगा, तो मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपका 10⁻⁻10 मीटर है। इसको आपको कहा गया कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 10⁻⁻10 इंटू 10⁻², अब ये हो गया सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 10⁻⁻8 है सो सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही बात। तो अब देखिए यहां पर इसी चीज को लिखा गया कि डायमीटर ऑफ दी जो एटम है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में लिखना होगा तो 10⁻⁻10 मीटर। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस का अगर हम लोग डायमीटर निकालें तो क्या है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में अगर लिखना होगा तो 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए यहां पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताने के चाह रहे हैं कि किसी भी एटम का जो डायमीटर है और किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो डायमीटर है उसमें क्या रिलेशन है। तो यहां पर देखिए डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, एटम का डायमीटर का ऑर्डर क्या है, तो एटम का डायमीटर का ऑर्डर है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का डायमीटर का ऑर्डर क्या है, तो 10⁻⁻15 मीटर। मीटर मीटर आपका कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे -15 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 और -10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁵ कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि डायमीटर का, किसी भी एटम का डायमीटर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 10⁵ इंटू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो दोनों में क्या रिलेशन हुआ, रिलेशन ये हो गया कि किसी भी एटम का डायमीटर जो है, किसी भी एटम का डायमीटर जो है न्यूक्लियस के डायमीटर का 10⁵ टाइम्स है।
अब कितना बड़ा है ये समझ में आ गया। किसी भी एटम का डायमीटर जो है वो न्यूक्लियस के डायमीटर का कितना है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि बड़ा कौन हुआ, एटम का डायमीटर हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस के डायमीटर का 10 टू द पावर 5 टाइम्स है। तो यही आपका एक रिजल्ट निकल गया, इसको आप याद रखिएगा। और इसी के एक लाइन नीचे लिख लीजिए कि डायमीटर, डायमीटर का मतलब साइज का यहाँ पे बात किया जा रहा है। आप रेडियस भी कह सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में रेडियस लिखा हुआ है। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r, और ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो वही कहलाएगा ना। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे डायमीटर का मतलब हो गया कि एटम का साइज का बात किया जा रहा है। तो कह रहा है कि 10 डायमीटर ऑफ द एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का डायमीटर जो होता है उसी एटम के न्यूक्लियस के डायमीटर का 10 टू द पावर 5 टाइम्स होता है। याद रहेगा सभी लोगों को। किसी भी एटम का, ये हर एक एटम के लिए आपका निकल के आ गया। ये रदरफोर्ड साहब ही बताए थे कि किसी भी एटम का डायमीटर जो होगा न्यूक्लियस के डायमीटर का 10 टू द पावर 5 टाइम्स होगा। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। तो अभी हम लोग क्या रिलेशन निकाले, अभी हम लोग निकाले कि किसी भी एटम का जो डायमीटर होगा उसके न्यूक्लियस के डायमीटर का 10 टू द पावर 5 टाइम्स होगा। अब हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा मास नंबर से क्या रिलेशन है। तो यहां तक सब लोग नोट कर लिए होंगे। नीचे अब देखिए लिखिए कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है, वही आपका मास नंबर कहलाता है ऑफ एन एटम। फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं। आपको बताया क्या जा रहा है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो मास नंबर का क्यूब रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या कह सकते हैं न्यूक्लियंस के क्यूब रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से आपको बता दे रहे हैं, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि मास नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, या क्यूब रूट ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियंस। इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस ही क्या होता है, मास नंबर होता है। अब यहां पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू R नॉट इंटू a का पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियस। तो ये आपका एक रिजल्ट निकल गया। इसको ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो फॉर्मूला हो गया R नॉट इंटू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, या कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियस। तो R का वैल्यू क्या होगा, तो R का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि R नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो R नॉट का जो वैल्यू होता है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। इसी को अगर सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये R नॉट का जो वैल्यू है दिया हुआ नहीं है, R नॉट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तब आप अपने मन से 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर टू लेकर करके 1.44 इंटू 10 टू द पावर -15 तक आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बीच का कोई भी वैल्यू आप यूज कर लीजिए, वो R नॉट का ही वैल्यू देगा। और अगर दिया हुआ है तब अच्छी बात है,
नहीं दिया हुआ है तब भी आप ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 a का पावर 1/3 मीटर। इसी को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 और क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियंस सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि वेयर R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कैपिटल R क्या हो गया, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस हो गया, और A क्या हो गया, A जो है मास नंबर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास नंबर हो गया, और R नॉट का जो वैल्यू हो गया 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। या देखिए न्यूमेरिकल बनाने में ना आप इसी चीज को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि इक्वल टू 4/3, ये 4/3 है, 4/3 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो यहां पर 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी आपको बताया भी कि ऑर्डर होता क्या है, समझ में आ रहा है। अब इसी से देखिए रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछा, जैसे एक देखिए क्वेश्चंस आपको करवा रहे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस आपको बताना है, ध्यान से सीखिएगा। एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस आपको बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे कि R इक्वल टू मतलब R न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू होता है क्या, R नॉट और न्यूक्लियंस का क्यूब रूट। तो यहां पे R नॉट और क्या हो गया, न्यूक्लियंस का क्यूब रूट, या कह सकते हैं मास नंबर का क्यूब रूट। अब यहां पे देखिए क्या है, R नॉट का जो वैल्यू है, R नॉट का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम यूज करेंगे 4/3 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। और एल्युमिनियम का मास देखिए यहां पे दिया हुआ है 27, तो मास का क्या होता है क्यूब रूट, तो यहां पे लिखेंगे 27 का क्यूब रूट। अब आप बताइए 27 का क्यूब रूट कीजिएगा तो 3 आएगा, नहीं क्यूब रूट करेंगे 27 का क्या आएगा 3, और ये वाले 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 4/3 है तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, यही आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आपको मल्टीपल चॉइस में दे देता और 4 चॉइस है सो बदल बदल के दे देता, तो आप देख लेते कि यही 4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर कहां पे, वही आंसर हो जाता। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस तरह का चॉइस नहीं दिया हुआ रहता तब, तो इसका सेकेंड मेथड जो हम लोग 4/3 यूज किए उसको हम लोग यूज कर लेंगे 1.33। ये डिपेंड करता है आंसर पे क्या दिया हुआ है। जैसे इसी चीज को ऐसा तो लिख सकते हैं ना 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर इंटू 27 का क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको 3 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3.99। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि इक्वल टू 3.99 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये तो डिपेंड करता है कि चॉइस में आपको क्या दिया हुआ है, जिस तरह से चॉइस दिया हुआ है उसी तरह से आप वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। तो दोनों मेथड से आपको बता दिए। तो याद रखिएगा कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियस, किसके क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियस। या आप कह सकते हैं कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस अगर आपको निकालना है तब आप क्या कीजिए, फॉर्मूला हो गया 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 और क्या हो गया न्यूक्लियस का क्यूब रूट। अगर इसी को सेंटीमीटर में निकालना रहता, मान लेते ABCD 4 चॉइस दिया हुआ और वो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 टू द पावर -13 कर देंगे। यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब देखिए रदरफोर्ड का कहना क्या था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एम्प्टी स्पेस होता है, न्यूक्लियस के
चारों तरफ जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एम्प्टी स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आगे क्या कह रहा है कि इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व एट वेरी हाई स्पीड इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए इसी में उनका कहना था, सबसे पहला वो बोले कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ही इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रिक पाथ में। अब डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल का भी सेंटर यही है, इस सर्कल का भी सेंटर यही है, तो डिफरेंट डिफरेंट है सो कंसेंट्रिक पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है। बात सब लोग को समझ में आया। तीसरा पॉइंट में क्या आ गया कि इनका कहना था रदरफोर्ड का कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहेंगे, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ही है सो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ हाई स्पीड से क्या करता है, रिवॉल्व करता है, यानी कि घूमता है। फिर इसी में आगे क्या कहा गया कि दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल, और उस सर्कुलर पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट या सेल। रदरफोर्ड के अनुसार कह रहा था कि जिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है उस सर्कुलर पाथ को या उस कंसेंट्रिक पाथ को हम लोग ऑर्बिट या सेल कहेंगे। चौथा पॉइंट में क्या कहता है, चौथा पॉइंट में कह रहा है कि द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, या कह सकते हैं कि उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस में। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है। द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। इसी में क्या कह रहा है कि देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यही कारण है कि हर एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस कर करके जीरो कर देते हैं। यानी कि किसी भी एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 5 प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, पर आप देखिए चेंज करके क्या लिखा हुआ है कि द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वॉल्यूम। अब देखिए किसी भी एटम का जो वॉल्यूम है वो किस पर रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा उस एटम का वॉल्यूम है सो उतना ही ज्यादा होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस एटम का वॉल्यूम होगा। तो वही चीज कह रहा है कि द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वॉल्यूम। फिर क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम का वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम के वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है एटम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो डायमीटर जो होता है वो न्यूक्लियस के डायमीटर का 10 टू द पावर 5 टाइम्स होता है। ठीक उसी तरह से वॉल्यूम में जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब देखिए एटम कैसा है, स्फेरिकल है। एटम कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल है तो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम जो आप निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सभी लोग जानते हैं। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे एटम का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब।
वही RQ हो गया। ठीक उसी तरह से अब इसको देखिए 4/3। अब यहाँ पे रेडियस, एटम का जो रेडियस है अभी आपको बताए थे, उसका ऑर्डर क्या बताए थे, 10⁻⁻10 मीटर, या इसी को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एटम का जो रेडियस हो गया 10⁻⁻10 मीटर का होल क्यूब हो गया। अब इसको जब कीजिएगा तो ये पावर 3 है तो माइनस कितना हो जाएगा, पावर में -30 हो जाएगा। यानी किसी को लिख सकते हैं 4/3 पाई 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3 पाई और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। और न्यूक्लियस का जो रेडियस का ऑर्डर अभी बताए तो उसमें क्या बताए थे, 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 4/3 पाई इंटू 10⁻⁻15 मीटर का होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब जब कीजिएगा तो 15 तिया 45, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। तो जिस तरह से अभी हम लोग रिलेशन निकाले थे डायमीटर के टर्म में, उसी तरह से वॉल्यूम के टर्म में जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ गया, 4/3 पाई 10⁻⁻30 मीटर क्यूब अपॉन हो जाएगा 4/3 पाई 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। अब यहां से देखिए 4/3 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए सभी लोग, यहाँ पे 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, मीटर क्यू से मीटर क्यू कैंसिल, बचा क्या, नीचे में बचा -45, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +45, और यहां से -30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इक्वल टू का साइन दे करके कि 10⁻15 आ गया। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि किसी भी एटम का जो वॉल्यूम होता है, ध्यान से समझिए, किसी भी एटम का जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻15 टाइम्स होता है। इसीलिए वहां पे लैंग्वेज में लिखा गया था कि अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम का वॉल्यूम में कंपेयर करेंगे तो नेग्लिजिबल होता है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि दस वॉल्यूम ऑफ द एटम इज 10⁻15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का वॉल्यूम उसके न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻15 टाइम्स होगा। याद रहेगा सभी लोगों को। कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका एक नया रिजल्ट निकल गया। जिस तरह से वहां पे हम लोग निकाले थे डायमीटर ऑफ एटम इक्वल टू 10⁵ टाइम्स डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, उसी तरह से यहां पे निकल गया कि वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ये मॉडल दिए और उनका कहना था कि ये जो मॉडल है, ठीक है, जिस तरह से देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। उनका कहना था कि ये जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम के जैसा है। अब ये सोलर सिस्टम के जैसा है, उन कहना क्या चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है वो मान लीजिए कि सन है, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से जो रिवॉल्व करता है उसको आप प्लैनेट मान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग द सन एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एज प्लैनेट्स। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं सो घूमते हैं, उसी तरह से सेम उनका कहना था कि सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के ही जैसा ये मॉडल है। इनका कहना था कि ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ है सो इलेक्ट्रॉन्स है सो रिवॉल्व करते हैं। बात समझ में आए? इसीलिए उसको तुलना किससे किए, सोलर सिस्टम से किए। यहां तक कंप्लीट कीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक नोट करके आप लिख लो। नोट में क्या लिखना है, नोट में ये लिखना है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं किसके टर्म में करते हैं, फर्मी के टर्म में करते हैं। तो लिख लीजिएगा कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फर्मी। और आपको क्या बताया
कि 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर, और उसी को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए कि 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में जब हम लोग लिखेंगे तो 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि 1 फर्मी इक्वल टू कितना मीटर, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है कि 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर और 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। दूसरा हम आपको क्या बताएं कि किसी भी एटम का साइज का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो एंगस्ट्रॉम के टर्म में करते हैं। कहता है साइज ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। और आपको क्या पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, या उसी को लिखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। अब जैसे देखिए, अभी बात हम लोग कर रहे थे ना ऑर्डर का, क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी में पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा है कि द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखिए ऑर्डर पूछ रहा है ना, अब आपसे ऑर्डर पूछ रहा है और किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस आपसे पूछ रहा है। अब रेडियस में आपको क्या बताए कि रेडियस में अगर आपको हम बताए कि फर्मी के टर्म में मेजरमेंट करते हैं, और 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है और 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर है। तो जो बच्चा को ये पता है कि 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर है तो चॉइस देखेगा, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर है सो बी हो जाएगा। तो ऑर्डर समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से पहले समझिएगा। यहाँ पे रदरफोर्ड जब अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे क्या लिए थे कि कोई भी है सो मेटल फॉइल लिए थे और यहाँ से अल्फा पार्टिकल से पास बम्बार्ड कराए थे। करीब 20,000 अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराए तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार हो गया और कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं कि थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो गया, जो डेविएट होता है ना उसी को बोला जा रहा है स्कैटर्ड। कह रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना अल्फा पार्टिकल, मतलब कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ थीटा एंगल से, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर से एक सवाल समझिए। रदरफोर्ड साहब का कहना था कि कोई बहुत सारा अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हुआ, तो एंगल मान लेते हैं कि थीटा। तो उनको दिमाग में आया और वही दुनिया को बताया कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा 60 डिग्री से कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ, तो आप कैसे बताएंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 75 डिग्री से कितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ, तो उसके लिए वो एक फार्मूला बताए कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा बाई 2 का 4th पावर, साइन थीटा बाई 2 का 4th पावर। अब इसको आप ऐसे समझिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा एंगल, थीटा एंगल से जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा बाई 2 का 4th पावर। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 का 4th पावर। जहां
यहाँ पे इन थीटा क्या हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विथ एंगल थीटा। जो अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से स्कैटर्ड हुआ उसका नंबर को बता रहा है। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग। इस पर एक ना हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, तब ये पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर 112 पर मिनट। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होता है 60 डिग्री से, अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होता है 60 डिग्री से, उसका नंबर कितना है 112 पर मिनट। तब आपसे पूछा जा रहा है कि देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पर मिनट। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 90 डिग्री से एंगल से, 90 डिग्री एंगल से जितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है पर मिनट उसका संख्या बताइए। क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 डिग्री से जितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है उसका संख्या है 112। तब आपसे पूछा जा रहा है 90 डिग्री से जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है उसका संख्या क्या होगा पर मिनट। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन में देखिए आप फार्मूला जानते हैं कि एट 60 डिग्री आप क्या जानते हैं, थीटा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा बाई 2 का 4th पावर। अब 60 डिग्री पे कितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है 112 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 112 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और साइन और थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया साइन 60 डिग्री अपॉन 2 का 4th पावर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री अपॉन 2 जब करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और 1/2 का पावर जब हम लोग 4 करेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको 1/1/2 का पावर 4 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि ऊपर जाएगा तो ये 16 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल से कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे कि एट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में तो आपको निकालना है, तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि n अल्फा पार्टिकल है सो स्कैटर्ड हो रहा है, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन साइन 90 डिग्री अपॉन 2 का 4th पावर। अब इसको जब कीजिएगा तो 90 अपॉन 2 करेंगे तो 45 और साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 का जब वैल्यू का पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1/√2 का पावर 4 यानी कि ये ऊपर चला गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 4, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट। इक्वेशन 2 में 1 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो बताइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन 112, नहीं 2 में आप डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो n अपॉन 112 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 60। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर n का वैल्यू क्या होगा, तो 112 इंटू 4 अपॉन क्या कर देंगे 60, यानी कि यहाँ पे दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 इंटू 4 अपॉन 60। अब इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 से 112 है सो कैंसिल होकर के 28 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन सब लोग को समझ में आया कि कैसे पूछेगा और कैसे बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 60 डिग्री से जितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है उसका संख्या है 112 पर मिनट। तब आपसे पूछा जा रहा था कि 90 डिग्री से जितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होगा पर मिनट उसका संख्या बताइए। तो उसका संख्या क्या आ गया 28। इसको नोट कर लीजिए।
यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू ए थिन मेटल फॉयल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉयल बिकॉज। देखिए ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है आपसे। देखिए रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि 3 वो क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए, और उसी के बेसिस पे 3 वो कंक्लूजन दिए। तो क्या था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है सो आर पार हो गया। क्यों? तो उससे वो कंक्लूजन क्या निकाले, उससे वो कंक्लूजन ये निकाले कि एटम का मैक्सिमम भाग खाली होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल आर एज मासिव एज इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये भी मतलब इसका ये रीजन नहीं है। अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन क्या जो रीजन पूछ रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार हो गया, उसका वो सही रीजन तो है नहीं। सी में क्या कर रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये आपका सही हो गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मेटल फॉयल से जब आप पार कराए तो आर पार हो गया। उसके पीछे वो अपना कंक्लूजन यही दिए थे कि इसका मतलब है कि एटम का मैक्सिमम भाग क्या होता है, खाली होता है, इसीलिए वो आर पार हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड ए बीम। किस चीज का वो बीम यूज किए थे? कहता है कि अल्फा पार्टिकल विच इम्पिंग्ड ऑन ए मेटल फॉयल एंड गॉट एब्जॉर्ब, ये गलत है, और एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। दूसरा अल्फा पार्टिकल विच इम्पिंग ऑन मेटल फॉयल एंड इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं किया था। सी में क्या है, हीलियम एटम्स विच इम्पिंग ऑन ए मेटल फॉयल एंड गॉट स्कैटर्ड। देखिए स्कैटर्ड तो हुआ था लेकिन वो हीलियम एटम नहीं था। चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है, हीलियम न्यूक्लियाई विच इम्पिंग ऑन ए मेटल फॉयल एंड गॉट स्टैगर्ड। देखिए आपको क्या बताए थे, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको बताए थे कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ना देख करके देखिए स्टूडेंट को कंफ्यूज कराने के लिए क्या दे दिया, अल्फा पार्टिकल ये दोनों में दे दिया और इधर क्या कर दिया, हीलियम न्यूक्लियाई कर दिया, ताकि स्टूडेंट गलती करे। लेकिन आपको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल कहते किसको है, तो हीलियम के न्यूक्लियाई को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और वही अल्फा पार्टिकल से किसी भी मेटल फॉयल को जब वो बम्बार्ड कराए थे तो वहां से क्या हुआ था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार हो गया, या भी आपको बताया कि वो स्कैटर्ड हो गया। तो इसी में देखिए क्या कर रहा है कि हीलियम न्यूक्लियाई विच इम्पिंग्ड ऑन ए मेटल फॉयल एंड गॉट स्कैटर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर है सो डी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है। ये तो अपना एक एटॉमिक मॉडल दे दिए, जैसे सबसे शुरू में थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया और थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ही रदरफोर्ड साबित करना चाह रहे थे दुनिया को कि ये सही दिए। लेकिन जब वो अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए तो वो मॉडल है सो आपका फेल हो गया। ठीक उसी तरह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का क्या क्या ड्रॉबैक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।